नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में लिया है हमने रायपुर मंडल का CNW का कैरिज एंड वैगन का मैकेनिकल के जेई का पेपर लिया है और ये पेपर हमको जो शेयर किया है BR क्लासेज को जो शेयर किया है वो हमारी BR क्लासेज के एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी जो मैकेनिकल की एक्स रिव्यू कमेटी है उसके जो चीफ हैं श्री सोनूजी झांगरा ने शेयर किया है और ये एग्जाम अभी लेटेस्ट ही हुई है। आप देख सकते हैं 30 जुलाई 2022 को ये एग्जाम हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम है और वीडियो में शामिल करने का कारण भी यही है। और जो हमारी कमेटी के जो चीफ हैं श्री सोनूजी झांगरा, उन्होंने ये पेपर शेयर किया है और वो BR क्लासेज के लिए काफी मेहनत करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सोनू जी झांगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके इस पेपर से और आपके इस मेहनत के की वजह से बहुत से रेल कर्मी इस वीडियो का फायदा लेंगे और अपना कैरियर बनाएंगे और प्रमोशन के हकदार होंगे यदि मेहनत करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी झांगरा जी आपको कि आप रेल साथियों के लिए कार्य कर रहे हैं पर्दे के पीछे रह करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और BR क्लासेज की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कमेटी के मेंबर हैं, चीफ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल 6 के लिए है 25% IMQ कोटा है डिपार्टमेंटल और ये कैरिज एंड वैगन के लिए है और आप देख सकते हैं रायपुर मंडल के लिए है, जूनियर इंजीनियर पद का नाम है। तो चलिए देख लेते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कई बार पूछा जाता है CBT की फुल फॉर्म भी आपको जानना जरूरी है। CBT का मतलब है यहाँ कंप्यूटर, B का मतलब है बेस्ड और T का मतलब है टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन सीनियर DPO ऑफिसर रायपुर, मैक्सिमम मार्क्स 100 अंक हैं। समय 2 घंटा है 10 से 12 बजे और समय 2 घंटा आप देख सकते हैं। समस्त बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक का 1 नंबर है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए 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 ये चीज नोट करने लायक है। देखिए कहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग का दौर चल रहा है, कहाँ पे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का दौर चल रहा है। और देखिए रायपुर डिवीजन के लिए जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 30/7/2020 को हुआ है, 2022 को है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। मात्र तीन दिन पुराना पेपर है। आप देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, ये नोट करने वाली बात है। कई जगह नेगेटिव मार्किंग है और कई जगह नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गौर से देखिएगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी सेट किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। यदि अनुवाद में अन्यथा कोई डाउट है तो अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा। यदि हिंदी में आपको क्लिष्ट भाषा लग रही है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, उत्तर समझ में नहीं आ रहे हैं, हिंदी क्लिष्ट है, तो आप अंग्रेजी या हिंदी में प्रश्न गलत है या उत्तर गलत है तो अंग्रेजी संस्करण का अवलोकन किया जाए, उसी के अनुसार आप उत्तर दें। उसी को डिपार्टमेंटली परीक्षाओं में सही माना जाता है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। कुल 110 प्रश्न है और उम्मीदवारों को 100 प्रश्नों से ज्यादा हल नहीं करने हैं, मैक्सिमम 100 कल करने हैं। यदि 100 से ऊपर आप जाते हैं तो जो श्रीमान कंप्यूटर महोदय जी हैं वो आपके प्रश्नों को चेक नहीं करेंगे। किन्हीं 100 प्रश्नों के उत्तर दें, 10 प्रश्न वैकल्पिक राजभाषा पर होंगे। यदि कोई उम्मीदवार 100 से अधिक उत्तर देता है तो पहले प्रयास किया गया 100 प्रश्नों को ही
कंप्यूटर में उधर चेक करेंगे, उसी के अनुसार आपकी कॉपी की मार्किंग होगी और उसी के अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई सूचना निर्देश यदि आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, उसका हमेशा पालन किया जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो ये थे साथियों मुख्य इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसरिंग और ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क 1 मार्क ईच। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। देयर आर टोटल 110 क्वेश्चंस, हाउएवर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अटेम्प्ट एनी 100 क्वेश्चंस, answer any 100 of questions, 10 question optional will be on Rajbhasha. If any candidate answer more than 100, the first 100 attempted question will be count. All candidates are also advised that if any information instruction if required may be given by nodal officer, same should be followed invariably. तो चलिए साथियों इंस्ट्रक्शन थे। सबसे बड़े जो बात यहाँ देखने को मिली वो मिलेगी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। यात्री बीजी कोचिंग स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज क्या है? यहाँ मैक्सिमम पूछा है और हम आपको मिनिमम भी बताएंगे, मैक्सिमम भी बताएंगे, स्टैंडर्ड व्हील गेज भी बताएंगे। यहाँ मैक्सिमम पूछा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड व्हील गेज क्या है। स्टैंडर्ड व्हील गेज, स्टैंडर्ड व्हील गेज आपका 1600 +2 -1 होता है, +2 - ये 1600 mm होता है। जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है वो 1600 mm होता है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें +2 दे रखा है तो मैक्सिमम आपका 1602 mm 1602 हो जाएगा। और मिनिमम की बात करें तो 16 में से -1 अपन कम कर देंगे तो मिनिमम 1599 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखें अपन तो 1602 में 1599 3 mm का टॉलरेंस है। तो ये जो स्टैंडर्ड व्हील गेज है ये 1600 +2 -1 होता है, यानी 1600 mm आपका स्टैंडर्ड व्हील गेज हो जाता है। और यदि मैक्सिमम पूछे तो 1602 हो जाएगा और मिनिमम पूछे तो 1599 mm हो जाएगा। तो यहाँ जो पूछा है यात्री बीजिंग कोच स्टोर का अधिकतम व्हील गेज पूछा है, मैक्सिमम व्हील गेज पूछा है, तो ये आपके 1602 mm हो जाएगा। और यदि वो स्टैंडर्ड की बात करता तो 1600 mm हो जाता। ये आपके जो स्टैंडर्ड व्हील गेज है ये 1600 mm है और मैक्सिमम का 1602 है और मिनिमम का 1599 mm है, 1599 mm है। ये आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ तीनों बता दिए हैं आपको। सबसे पहले आ जाएंगे 1600 mm जो कि स्टैंडर्ड व्हील गेज है और 1602 mm है जो आपके मैक्सिमम व्हील गेज है और 1599 है जो आपके मिनिमम व्हील गेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन डी है, फर्स्ट में आपके डी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आईसीएफ बीजी कोच के बॉडी से बॉडी की लंबाई, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ बीजी कोचेज इज इंटीग्रल कोच फैक्टरी। लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ बीजी कोचेज की जो यहाँ बॉडी से बॉडी की लंबाई पूछी है वो आपकी हो जाएगी 21,337 mm और एलएचबी की पूछे तो 23,540 mm और बॉक्सन की पूछे तो 9,784। और बॉक्सन एचएल के पूछे तो 10,963 mm। ये एलएचबी की है, ये आईसीएफ आरसीएफ की है 21,337।
तो चलिए यहाँ पे अपन ICFBG कोच के बॉडी से बॉडी की लंबाई की बात कर रहे थे, तो वो 21,337 mm हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। किसी कोच की सघन सफाई किस अंतराल पर होती है? एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन? तो इसका सीधा सा रट्टा मार लीजिए, 1 मंथ, 1 महीना होता है। पानी की टंकी की भी 1 महीना होता है, जो पानी की टंकी की सफाई होती है वो भी 1 महीने पे अंतराल पे होती है। किसी कोच की सघन सफाई भी 1 महीने के अंतराल पे होती है। दोनों आप याद रखिए। तो यहाँ तीसरे में आपका बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद कोच के पानी की टंकी की सफाई के लिए पूछा है, तो ये भी आपका 1 महीना हो जाएगा, 1 मंथ। तो ये भी आपका 1 महीना हो जाएगा। चौथे में सी आंसर आ जाएगा, चौथे में सी आंसर आ जाएगा। किसी यात्री ट्रेन से जुड़े किसी भी अदर कोचिंग व्हीकल के पीओच पीरियोडिक ओवरहोलिंग OCV होता है अदर कोचिंग व्हीकल की अवधि क्या है? किसी यात्री ट्रेन से जुड़े किसी भी अदर कोचिंग व्हीकल के पीओच की अवधि क्या है? तो ये 24 महीने है, ये आपके 24 महीने हैं। व्हाट इज द पीरियड फॉर द पीरियोडिक ओवरहोलिंग ऑफ एनी अदर कोचिंग व्हीकल अटैच टू ये पैसेंजर ट्रेन? तो ये आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, 24 महीने हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुपर हिट प्रश्न है। यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक महिला डिब्बे का परिवहन कोड है, एक महिला परिवहन डिब्बे का कोड है। तो ये जो महिला डिब्बे का परिवहन कोड होता है ये वाई होता है, ये आपके वाई होता है। ये महिला के लिए, महिला के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, फीमेल। और आप आर का होता है जो गार्ड के लिए होता है, और डी होता है जो आपके डिसेबल्ड विकलांग के लिए होता है, डिसेबल्ड विकलांग के लिए होता है। और एल होता है जो लगेज के लिए होता है। और वाई होता है जो फीमेल यानी महिला के लिए होता है। तो आप ये चारों चीज यहाँ याद रखें, काम की चीज है। चलिए, ये आपका महिला डिब्बे का परिवहन कोड वाई हो गया। और ये लेटेस्ट पेपर है, इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं तो अपन को उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो यहाँ 6 में सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरीज एडमिनिस्ट्रेटिव? निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? तो ये बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरीज एडमिनिस्ट्रेटिव? तो ये आरए होता है, मैं आपको पूरे वीडियो में खूब बता चुका हूं। आरए होता है जो कि आपके ऑप्शन डी में है। इसके साथ ही आप याद कर लीजिए पेंट्री कार का WCB होता है, और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का ART होता है। और ये जो SPART होता है ये होता है आपके सेल्फ प्रपोल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। इसी के साथ आप ARMUV होता है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होता है। इसी प्रकार आप ARME याद कर लीजिए, ये आपके एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। इसी प्रकार मैंने आरए का ऊपर बता ही दिया है आपको। इसी प्रकार आप VPH का कर सकते हैं, हाई पावर कैपेसिटी पार्सल वाहन होता है इसका। तो ये थे जो मुख्य थे जो मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट पूछा है पेंट्री कार के परिवहन कोड का कोड क्या है? तो WCB होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ 8 में सी हो जाएगा। और निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरीज एडमिनिस्ट्रेटिव? तो ये आरए होता है, ऑप्शन डी यहाँ 7 में डी करेक्ट हो जाएगा, 8 में सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सुपरहिट प्रश्न है,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ ट्रॉली की बात कर रहा है, बोगी की बात कर रहा है। तो यहाँ ड्रैग लिंक, ये रट लीजिए, इसको डायरी में आप लिख सकते हैं। इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये पूछा जा रहा है ये प्रश्न, और पेपर भी बिल्कुल 2 दिन पुराना पेपर है, लेटेस्ट है। तो बिल्कुल ड्रैग लिंक पूछा जा रहा है बार बार, आप इसको याद कर लीजिएगा। इस ड्रैग लिंक का ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता? डैशबोर्ड का उपयोग किया जाता है, साइड बियर का किया जाता है, शॉक एब्जॉर्ब का किया जाता है, ड्रैग लिंक का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये आपका 9 में डी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है। एल टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदला जाना चाहिए अगर इससे ज्यादा घिसे होने पर। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ प्रश्न नंबर 10 का। यहाँ 2 होते हैं, एक होता है आपका BMBS और एक होता है आपका BMBC। तो ये होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। इसमें आपके एल टाइप लगाया जाता है, और ये होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, इसमें आपके के टाइप लगाया जाता है। तो एल टाइप का 10 mm पे कंडम किया जाता है और के टाइप पे 12 mm का कंडम किया जाता है। तो ये आप देखिए, एल टाइप का पूछा है तो यहाँ 10 mm दे रखा है, तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर एल टाइप के लिए करेक्ट हो जाएगा। द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ worn आउट बियॉन्ड। तो ये आंसर है जो आपका ऑप्शन ए इज आंसर करेक्ट है। 10 mm 10 mm हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे दिया अगर के टाइप का पूछता तो के टाइप के लिए 12 mm हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। आईसीएफ कोच के स्टैंडर्ड पैकिंग पीस हैं। तो आईसीएफ कोच के जो स्टैंडर्ड पैकिंग पीस हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये 13, 26, 38 और 48 होते हैं। ये 4 होते हैं, 13, 26, 38 और 48। इनका जो फर्स्ट का होता है वो आपके होता है 889 से आपका होता है 863 तक होता है। फिर 26 का जो होता है वो आपके 863 से 840 तक होता है। और फिर जो 38 का होता है वो 839 से आपके 825 तक होता है, या आप इसको 20 ले सकते हैं। और जो 48 का होता है वो आपको 819 या 820 से बिलो होता है, इससे बिलो होता है। ये भी आप इनके ध्यान रखें क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आईसीएफ कोच के स्टैंडर्ड पैकिंग पीस जो होते हैं वो 13, 26, 38 और 48 होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर है येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट इज। यहाँ पे जो आईसीएफ के अंतिम भाग पर जो पीली पट्टियां क्या दर्शाती हैं? तो ये बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है और मैक्सिमम बार रिपीट होता है, तो आप इसको डायरी में लिख सकते हैं। सुपरहिट प्रश्न है ये, और ये 11 नंबर का प्रश्न भी सुपरहिट है। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है स्टैंडर्ड पैकिंग पीस से, तो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड पैकिंग पीस के बारे में बताया, वो आप डायरी में लिख सकते हैं। आईसीएफ के अंतिम भाग पर पीली पट्टियां क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं कि एंटी टेलीस्कोपिक कोच के बारे में बताती है कि ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। तो 12 में आपका ए आंसर हो जाएगा। 13 में चलते हैं। यूएसटी परीक्षण से क्या पता लगता है? यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। यूएसटी का मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। परीक्षण से क्या पता लगता है? अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो इसमें जो पता लगता है वो आंतरिक दरार का पता लगता है, इंटरनल क्रैक का पता लगता है। यूएसटी से इंटरनल क्रैक का पता लगता है। ये यूएसटी टेस्ट किया जाता है जो
इंटरनल क्रैक के लिए किया जाता है। यूएसटी जो टेस्ट किया जाता है वो इंटरनल क्रैक के लिए किया जाता है। और जाइगलो टेस्ट जो किया जाता है, जाइगलो टेस्ट वो बियरिंग के लिए किया जाता है। और चलिए इंटरनल क्रैक यहाँ आ जाएगा 13 में, ऑप्शन ए है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है, सुपर हिट है, तो इसको आप डायरी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 14 है, जीएस कोच का सामान्य पेलोड कितना है? जीएस कोच का सामान्य पेलोड पूछा है। नॉर्मल पेलोड ऑफ द जीएस कोच, जीएस कोच का जो पेलोड होता है, पेलोड सामान्य पेलोड होता है वो होता है आपका 5.85 टन, 5.85 टन होता है, जो आपके ऑप्शन बी में है, जो आपके ऑप्शन बी में है। और प्रश्न नंबर 15 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आई शेप आर शेप कोच की कुल चौड़ाई पूछी है। तो आई शेप आर शेप कोच की कुल चौड़ाई जो होती है 32-45 होती है, यानी 3245 mm, ये इसकी विड्थ होती है। और 32-40 जो होती है वो आपके LHV की होती है, वो आपके LHV की होती है। 32-40 होती है जो LHV की होती है, और 32-45 होती है जो आपके आई शेप आर शेप की होती है, आई शेप आर शेप की। यहाँ आप LHV का भी ध्यान रखिए, LHV की 32-40 होती है 3240 mm, ये ध्यान रखिए। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है 15 में। प्रश्न संख्या है 16 है, इन आई शेप कोच रिप्लेस हेड स्टॉक इफ द थिकनेस इज रिड्यूस मोर देन। आई शेप कोच में हेड स्टॉक को बदलें यदि मोटाई इससे कम हो, यदि मोटाई इससे कम हो। यहाँ हेड स्टॉक की बात हो रही है, तो हेड स्टॉक पे आई शेप कोच में हेड स्टॉक को बदले यदि मोटाई इससे कम हो, तो ये ऑप्शन सी है। अगर 4 mm से हेड स्टॉक की मोटाई कम हो जाती है, हेड स्टॉक की मोटाई कम हो जाती है तो उसको बदलना चाहिए। तो ये कंडमिंग साइज है 4 mm, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। कोचिंग स्टॉक में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के लिए रख रखाव और मरम्मत प्रक्रिया, आरडीएसओ का कौन सा तकनीकी पैम्फलेट का उपयोग किया जाता है? साथियों, मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप जो तकनीकी पैम्फलेट जितने भी हैं वो सारे रट डालिए, क्योंकि तकनीकी पैम्फलेट में से आपके कई बार 3-4 प्रश्न देखे गए हैं, तकनीकी पैम्फलेट में से आपके कई बार 3-4 प्रश्न देखे गए हैं। तो जितने भी आपके तकनीकी पैम्फलेट हैं वो आप रट सकते हैं, उनको आप डायरी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीड्यूर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, व्हाट आरडीएसओ टेक्निक पैम्फलेट इज यूज्ड। कोचिंग स्टॉक में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के लिए रखरखाव और मरम्मत प्रक्रिया, आरडीएसओ का कौन सा तकनीकी पैम्फलेट उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है C6803। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है ये यहाँ करेक्ट होगा। इसमें हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के लिए रखरखाव और मरम्मत प्रक्रिया है C6803 में। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट इन्होंने जो पूछा है, यात्री डिब्बों पर एयर ब्रेक उपकरण के निरीक्षण, एयर ब्रेक उपकरण के निरीक्षण रख रखाव के लिए निर्देश, आरडीएसओ के तकनीकी पैम्फलेट का क्या उपयोग किया जाता है? कौन सा तकनीकी पैम्फलेट उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी C8805,
उपयोग किया जाता है। इसमें भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन पैसेंजर कोचेज, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड? योर आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 0C8805। तो यहाँ सी आंसर है जो आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन जो इन्होंने पूछा है वो है आपका IRSA के बारे में पूछा है। IRSA 600 स्लेक एडजस्टर के लिए रख रखाव मैनुअल RDSO के तकनीकी पंपलेट का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपके G92 का प्रयोग किया जाता है। IRSA 600 स्लेक एडजस्टर के लिए रख रखाव मैनुअल मेंटेनेंस मैनुअल फॉर IRSA 600 स्लेक एडजस्टर व्हाट RDSO टेक्निकली पंपलेट इज यूज्ड, तो इसके लिए G92 उपयोग किया जाता है। 19 में A G92 ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके तकनीकी पंपलेट से प्रश्न थे 17 से 19, ये आप डायरी में लिख सकते हैं और इनको रट सकते हैं। एयर ब्रेक के उपकरण और निरीक्षण रख रखाव के लिए 8805 होता है। हाइड्रोलिक सॉफ्टवेयर के रख रखाव और मरम्मत प्रक्रिया के लिए 6803 आता है। और IRSA 600 से लेकर जिसके रख रखाव मैनुअल RDSO के तकनीकी पंपलेट जो होता है वो G92 होता है। मेंटेनेंस मैनुअल फॉर IRSA 600 स्लेक एडजस्टर व्हाट RDSO टेक्निकल पंपलेट इज यूज्ड, G92। चलिए प्रश्न संख्या 20 है। अंदर से शौचालयों की पेंटिंग किस शेड्यूल पर की जाती है? अंदर से एट व्हाट शेड्यूल द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरीज फ्रॉम इनसाइड इज डन, तो ये आपके बी शेड्यूल में की जाती है। यहाँ 3 शेड्यूल होते हैं, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल, तो आपके ये बी शेड्यूल में की जाती है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ बी शेड्यूल ऑप्शन ए है, तो ये ए आंसर आपका हो जाएगा। AC ICA पार्शिप कोचों में कितनी आपातकालीन खिड़कियां होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। AC कोच के लिए पूछा है, तो AC कोच में भी 4 ही होती हैं, और आपके CN कोच में भी जो स्लीपर होता है उसमें भी 4 ही होती हैं, और जो GS होता है उसमें भी 4 ही होती हैं, और जो CZ होता है उसमें भी 4 ही होती हैं। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो कैसे भी पूछे, चाहे वो SLRD के लिए पूछे उसमें भी 4 ही होती हैं। तो इसमें कहीं सोचने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आंख मीच के 4 खिड़कियां कर सकते हैं, रट सकते हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन AC ICA पार्शिप कोचेज, तो ये 4 होती हैं, 4 होती हैं, आप इसको कंफ्यूज नहीं हो। ऑप्शन सी 21 में आपका सी आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 है। कोच की अनुसूची ए का अंतराल क्या है? देखिए मैं यहाँ सारे बता देता हूँ, ए का बता देता हूँ, बी का बता देता हूँ, सी का बता देता हूँ, उसके बाद आपका IOH आ जाएगा वो बता देता हूँ, फिर आपका POH आ जाएगा वो बता देता हूँ। ए के लिए यहाँ 1 मंथ है, जिसको आप 30 दिन बोल सकते हैं, जिसको आप 30 डेज बोल सकते हैं। तो ए के लिए आपका यहाँ 1 मंथ 30 डेज है, और इसको आप बोल सकते हैं प्लस माइनस में इसको 3 दिन ले सकते हैं। बी के लिए आपका यहाँ 3 मंथ है, और इसको आप 90 दिन बोल सकते हैं, और यहाँ प्लस माइनस में 7 डेज आता है। फिर सी के लिए आपका यहाँ 6 मंथ है, इसको आप 180 डेज बोल सकते हैं, और यहाँ प्लस माइनस में 15 दिन ले सकते हैं। फिर आपके IOH आ जाता है जो 9 मंथ पे होता है, और इसको आप 270 डेज बोल सकते हैं, और इसके लिए प्लस माइनस 30 दिन आ जाते हैं। फिर आपके POH आ जाता है जो 18 मंथ पे होता है, इसको आप 540 डेज बोल सकते हैं, और प्लस माइनस इसमें भी 1 महीने का होता है।
तो ये मैंने पूरी सारणी बता दी है। अब इसमें से आपका कोच की अनुसूची ए का अंतराल पूछा है, तो ए का 1 महीना ±3 दिन होता है, तो ये ऑप्शन ए सही है 22 में। दूसरे में कोच की अनुसूची बी का अंतराल पूछा है, तो बी का देख लेते हैं, 3 मंथ ±7 डेज है, तो 3 मंथ ±7 डेज आपके यहाँ सी में है, तो 23 में आपका यहाँ सी हो जाएगा और 22 में आपके ए हो जाएगा। चलिए फिर इसके चॉइस का पूछा है, बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है। मैनिपुलेटर का उपयोग क्या है, तो ये 4 डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है। सुपरहिट प्रश्न है, आप चाहे तो इसको डायरी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप डायरी में लिख ले हैं तो ही ठीक है, ये मेरी एडवाइस है आपको। तो यहाँ जो 24 नंबर का प्रश्न है बहुत अच्छा है, आप इसको अपने डायरी में लिख सकते हैं। 24 ऑप्शन बी। एंड नीचे हाथ वेल्डिंग के लिए हिंदी में पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में देखो तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, तो इसका ऑप्शन बी होता है 4 डाउन हैंड वेल्डिंग। बहुत अच्छा पेपर बनाया है एग्जामिनर महोदय ने, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद एग्जामिनर महोदय आपको। बहुत अच्छा पेपर है ये, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मेरिट बहुत हाई जाएगी इसमें, तो ये आपके ऑप्शन यहाँ चॉइस में बी हो जाएगा। और प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कहीं कोई विवादित स्थिति या कहीं कोई गलती, जिसमें जो अपन कहते हैं कि विवादित प्रश्न होते हैं, इसका ये भी हो सकता है, इसका उत्तर ये भी हो सकता है, और कई प्रश्नों का उत्तर मिलता भी नहीं है, बहुत ढूंढते हैं। रेल साथी है, आप गूगल पे देखते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, नोट्स में ढूंढते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर बनाया है ये पेपर। एग्जामिनर महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और उन्होंने प्रश्न छांट के पेपर बनाए हैं। सुपरहिट प्रश्नों का इस पेपर में समावेश किया गया है, और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसमें विवादित स्थिति वाली कोई बात हो। तो एक जो तैयारी करता है जेई के लिए, जो प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर रामबाण है। और इस पेपर में से जो दूसरे प्रश्न पत्र, चाहे वो किसी भी डिवीजन का दे रहा है, इस पेपर से कम 20 प्रश्न, इस पेपर से पूरे 20 से 25 प्रश्न आने के चांस हैं इस पेपर में से। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव पेपर है और बहुत अच्छा पेपर है। तो चलिए ये मैनिपुलेटर का उपयोग क्या है, तो ये अपन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, तो ये 4 डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए है। प्रश्न नंबर 25 है, 25 में देख लेते हैं। कोच की ओवरहेड पानी की टंकी की सफाई फ्लशिंग का अंतराल है, तो ये आंख मीच के लगाइएगा 1 मंथ। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक इन कोच, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एवरी मंथ, हर महीने साफ सफाई की जाती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवरी मंथ, हर महीने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों 26 नंबर है, रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई है। रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई है। रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम के लिए आप जानते हैं 1030 हो जाता है, जिसको अपन लोडेड कंडीशन भी कह सकते हैं, और हाईएस्ट के लिए 1105 mm हो जाता है, जो कि आपका एयर कंडीशन में होता है। मैक्सिमम भी होता है और टेयर कंडीशन भी होता है, तो 1105 mm मैक्सिमम भी होता है और टेयर कंडीशन में होता है, यानी एमपीटी कंडीशन, और ये लोडेड कंडीशन में होता है और आपके मिनिमम होता है। तो यहाँ मिनिमम की बात करिए इन्होंने, द मिनिमल परमिशिबल बफर हाइट अबव रेल लेवल टू सेंटर बफर, तो ये 1030 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार खूब बार रिपीट हो रहा है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये 1030 है। इसमें जो प्रश्न नंबर 27 है वो पूछा है, मिनिमम परमिशिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, हेड स्टॉक से न्यूनतम अनुमत बफर प्रोजेक्शन है। तो न्यूनतम पूछा है यहाँ पे, तो न्यूनतम के लिए अपन 584 ले लेंगे और मैक्सिमम के लिए 635 है। तो यहाँ न्यूनतम पूछा था, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट बनेगा, 584।
और यदि वो मैक्सिमम पूछता तो 635 mm हो जाते। अब मैं दोनों को यहाँ लिख रखा हूँ, 27 में यहाँ लिख देता हूँ। मैक्सिमम की बात करें तो 635 mm हो जाएगा, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम की बात करें तो 584 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बफर प्रोजेक्शन हेड स्टॉक, बफर प्रोजेक्शन हेड स्टॉक, ये ध्यान रखें। मैक्सिमम के लिए 635 mm और मिनिमम के लिए 584। तो यहाँ दोनों है, मैक्सिमम 635 ए ऑप्शन में है और मिनिमम 584 में है। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी 27 में डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि वो आपके अधिकतम पूछता तो 635 हो जाता। और जो 28 प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पूरा पेपर डायरी में नोट करने लायक है साथियों। इसको आप पूरे 110 प्रश्न है इस पेपर में, 110 के 10 आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। आईसीएफ कोचों की बफर प्लंजर फेस का व्यास क्या है? तो ये 457 mm होता है, रट लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये 457 mm होता है। तो ये आपके ऑप्शन बी में है। बफर प्लंजर का फेस डायामीटर होता है, द डायामीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ आई शेप कोचेज इज, तो ये 457 mm होता है। और ये जो अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक पूछा है, ये आपके 127 होता है, ये आपके 127 mm होता है। ये दोनों प्रश्न सुपरहिट है, यहाँ 457 भी सुपरहिट है और 127 भी सुपरहिट है। वैसे प्रश्नों से लग रहा है कि पूरा पेपर ही सुपरहिट है, तभी तो मैंने एग्जामिनर महोदय को धन्यवाद दिया है। तो ये अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक क्या है? तो 127 mm है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। मेरिट इसमें बहुत हाई जाएगी साथियों पेपर में। एक तो इजी है, एक तो ये पेपर इजी है, और दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और तीसरा है जो एग्जामिनर महोदय ने बहुत ही सुपरहिट प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। और पेपर की मेरिट हाई रहने वाली है, नो डाउट, और पेपर भी बहुत अच्छा बनाया है। तो अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक आपका 127 हो जाएगा, 127 mm हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 में चलते हैं। आईसीएफ कोच में ट्रॉली पर बॉडी का भार कैसे स्थानांतरित किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, 30 नंबर का। तो ये साइड बैरियर काम करता है इसमें। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोचेस? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, साइड बैरियर, साइड बैरियर। बहुत अच्छा प्रश्न है और सुपरहिट है। ये लगभग पूरा ही पेपर सुपरहिट है साथियों। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 30 में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बफर प्लंजर किसका बना होता है? बफर प्लंजर किसका बना होता है? ये कास्ट स्टील का बना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सुपरहिट है, प्रश्न भी सुपरहिट है। आईसीएफ बफर प्लंजर किसका बना होता है? तो ये कास्ट स्टील का बना होता है, रट लीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है। एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफलर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी है। सुपरहिट प्रश्न है, जो आप जानते हैं इसमें नकल होता है, नकल होता है। एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफलर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी नकल होता है, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और ये सुपरहिट प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, पूरा पेपर ही सुपरहिट है ये 32%। नेक्स्ट है LWLH बोगी यूज एन। ये LWH बोगी का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो ये बॉक्स एनएस में किया जाता है, बॉक्स एनएस में किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, ये था आपका रायपुर मंडल का कैरिज एंड वैगन मैकेनिकल का जे इंटरमीडिएट का पेपर, जो कि बहुत ही सुपरहिट पेपर है। और हमने इसमें 1 से 33 तक कर लिए हैं। हम इसको 3 पार्ट में सोल्व करेंगे, 1 से 33 और 34 से 66 और 67 से 100। और राजभाषा का वीडियो अलग से होगा, राजभाषा का वीडियो अलग से होगा। तो ये 3 पार्ट में हम इसको हल करेंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। 3 पार्ट बनाएंगे, 33, 66 और
इसमें पहले में 1 से 33, दूसरे में 34 से 66 और तीसरे में 67 से 100। तो ये 3 पार्ट में आपका हल होगा और प्रथम पार्ट में अपन ने 33 तक कर लिया है। तो चलिए दूसरा पार्ट जब तक लेके आए तब तक आगे दीजिए, फिर मिलेंगे हम सेकंड पार्ट में 34 से 66 तक। तब तक के लिए दीजिए आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेडियो साथियों।